इसके पहले के अंक में अपन ने कुछ कोणों पर चर्चा की थी। उन कोणों में विशेष रूप से हमने एकांतर कोण, संगत कोण और कोणों से संबंधित जो समानांतर रेखाओं के बीच आवश्यक अवधारणाएं थी उनको शामिल किया था और स्पष्ट कराया गया था कि संगत कोण यदि बराबर हैं तो रेखाएं समानांतर होंगी और यदि रेखाएं समानांतर हैं तो बनने वाले संगत कोण बराबर होंगे। आज के इस वीडियो क्लास में कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए कोणों की अवधारणाओं को जोड़ते हुए 4 बिंदुओं पर अपन आज फिर चर्चा करेंगे। एक बहस कोण है, एक शीर्षाभिमुख कोण है, एक बृहद कोण। बृहद कोण और बृहत कोण ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इनको 2 नामों से परिभाषित किया गया है। और एक प्रतिवर्ती कोण। तो सूक्ष्म रूप में कुछ उदाहरणों द्वारा, रेखा चित्रों द्वारा इन पे अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है बहस कोण है। तो बहस कोण पे अपन यदि चर्चा करें तो अपन देखेंगे कि बहस कोण यदि कहीं पे प्राप्त होगा तो वह त्रिभुज के रूप में ही प्राप्त होगा। किसी भी बहस कोण को प्राप्त करने के लिए एक त्रिभुजाकार आकृति का होना जरूरी है। किसी भी वृत्ताकार स्थिति में या रेखाओं के समन्वय में बहस कोण को प्राप्त करना असंभव है। तो जब भी बहस कोण अपन प्राप्त करेंगे तो वो त्रिभुज के आधार पर ही प्राप्त किया जाएगा। और एक बात स्पष्ट निकल के आ जाती है, जैसे ही बहस कोण शब्द का नाम अपने लिए प्रश्न में या किसी समस्या को हल करने में दे दिया जाता है तो अपन देखेंगे कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं त्रिभुज का संबंध अपने लिए प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखें अपन कि इस प्रकार से एक त्रिभुज ABC दिया है। अब इस त्रिभुज ABC में अभी अपने लिए बहस कोण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहस कोण अपने लिए कब प्राप्त होगा? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को बढ़ा दें, दूसरी भुजा को बढ़ा दें या तीसरी भुजा को बढ़ा दें। मतलब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं तो त्रिभुज के मुख्य रूप से 3 बहस कोण अपने लिए प्राप्त होंगे। तो जब त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ाया जाता है तो बढ़ाने पर प्राप्त होने वाला कोण बहस कोण होता है। और बहस कोण की विशेषता क्या होती है कि बहस कोण का योग इसके 2 अंतः दूरस्थ कोणों के जो विपरीत हैं, इसके 2 अंतः दूरस्थ विपरीत कोणों के योग के बराबर प्राप्त होता है। तो जो व्याख्या भी हमने आपसे की है इसको इस उदाहरण के रूप में अपन समझने की कोशिश करेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि बहस कोण की अवधारणाएं त्रिभुज में किस प्रकार से प्राप्त करके हम कई समस्याओं को हल करना सीख सकते हैं। तो इसमें अपन देखें कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को बढ़ा दें। इसी भुजा को अपन ने बढ़ा दिया। अब इस भुजा को जैसे ही अपन ने बढ़ाया, मान लो D बिंदु तक बढ़ाया और आगे बढ़ा दो, तो भुजा को बढ़ाने पर प्राप्त होने वाला कोण 1 ये बहस कोण है। ACD त्रिभुज ABC का एक बहस कोण है। इसको कोण 2 दे दिया और इसको कोण 3 दे दिया। तो बहस कोण का योग इसके 2 अंतः दूरस्थ कोणों के योग के बराबर प्राप्त होता है। मान लो इसकी माप 110 अंश है तो इन दोनों कोणों का योग भी किसके बराबर होगा? 110 अंश के बराबर। इन दोनों कोणों की माप पृथक पृथक हो सकती है। मान लो इस कोण की माप हो जाएगी 45 अंश और इस कोण की माप हो जाएगी 65 अंश। तो 45 अंश और 65 अंश, 65 अंश में 45 अंश जोड़ दिए तो कितने होगा? 110 अंश। तो इन कोणों की माप पृथक पृथक हो सकती है, लेकिन एक निश्चित स्थिति इसमें प्राप्त होगी कि दोनों कोणों को जोड़ने पर, इन दोनों कोणों का योग करने पर जो मान प्राप्त होगा वो बहस कोण के योग के बराबर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से बहस कोण की अवधारणाएं त्रिभुज में अपन प्राप्त करके बहुत सारी अज्ञात स्थितियों को ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया तो यहाँ पे प्राप्त होने वाला कोण, जिस पे इस प्रकार से अपन ने इसको डार्क किया है, तो ये कोण 1 त्रिभुज का बहस कोण है। और किस त्रिभुज का बहस कोण है? त्रिभुज ABC का बहस कोण है। तो मान लो इसकी माप 110 अंश है तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे जब अपन, तो इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा? 110 अंश के बराबर।
तो बहस कोण त्रिभुज के दो अंतः विपरीत दूरस्थ कोणों के योग के बराबर प्राप्त होता है। अंतः दूरस्थ शब्द से आप भली भांति परिचित हैं कि जो अंदर हैं और दूर हैं। कोण 4 अंतः दूरस्थ नहीं है, कोण 4 इसका विपरीत कोण नहीं है, लेकिन कोण 2 और 3 कोण 1 का विपरीत कोण है। जो 2 और 3 कोण दिए हैं वो कोण 1 के विपरीत कोण हैं और अंतः दूरस्थ हैं, मतलब अंदर हैं और दूर हैं। तो इस प्रकार से बहस कोण की गणना अपन किसी भी त्रिभुज में प्राप्त करके बहुत सारे अज्ञात मानों को ज्ञात कर सकते हैं। मान लो इस कोण की माप 85 अंश है, तो 110 में से 85 अपन घटा देंगे तो यहाँ पे प्राप्त होने वाला मान कितना आ जाएगा, 25 अंश। तो कोण 2 अज्ञात था, अपन ने इसको ज्ञात कर लिया। या कोण 2 की माप 25 अंश है, कोण 3 ज्ञात करना है, तो 110 में से 25 अंश को घटा देंगे तो यहाँ पे प्राप्त होने वाला मान कितना हो जाएगा, 85 अंश। अब इसके लिए बदल दें अपन, कोण 1 की माप क्या होगी, तो इन दोनों कोणों का योग कर दें। इन दोनों कोणों का जैसे ही योग करेंगे तो बहस कोण का योग किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा, 110 अंश के बराबर। तो बहस कोण त्रिभुज में प्राप्त होने वाला वह कोण है जिसकी अंशीय माप त्रिभुज के दो अंतः दूरस्थ कोणों के योग के बराबर प्राप्त होती है। और जो त्रिभुज के अंतः दूरस्थ दो कोण होते हैं वो इस कोण के विपरीत कोण कहलाते हैं। तो बहस कोण की परिभाषा और उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए इस प्रकार से अपन विभिन्न कोणों को ज्ञात करते हैं और बहस कोण की अवधारणाओं से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को हल करना सीखते हैं। ठीक इसके बाद जो नंबर 2 पे जानकारी दी गई है शीर्षाभिमुख कोण, तो बहस कोण के लिए इतना पर्याप्त है, इतने से आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी इस पर चर्चा और कर लें कि एक भुजा को बढ़ाया, अब देखो बीसी भुजा को बढ़ा दिया गया है तो अब इसको बढ़ाना ठीक नहीं है। अब दूसरी भुजा देखें, ए बी भुजा, तो यहाँ पे अपन ने ए बी भुजा को बढ़ाया, अब प्राप्त होने वाला बहस कोण जे हो गया। तो यहाँ पे जो प्राप्त होने वाला दूसरा बहस कोण है वो इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होगा। फिर इसकी तीसरी भुजा बढ़ा दें, तीसरी भुजा इस प्रकार से बढ़ा दें तो यहाँ पे प्राप्त होने वाला बहस कोण इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। तो त्रिभुज के 3 बहस कोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों बहस कोण मतलब एक विशेष स्थिति का पालन करते हैं कि इसका योग इसके दो अंतः दूरस्थ कोणों की योग के बराबर प्राप्त होगा, या इसका योग इसके दो अंतः दूरस्थ कोणों की योग के बराबर प्राप्त होगा, या इसका योग इसके दो अंतः दूरस्थ कोणों की योग के बराबर प्राप्त होगा। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न प्रश्नावलियों में भी दिए हैं, जब आप उनको हल करेंगे तो इस अवधारणा का प्रयोग करके आप बहुत आसानी से प्रश्न में दी गई समस्याओं को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। फिर नंबर 2 पर दिया है शीर्षाभिमुख कोण। तो कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि शीर्षाभिमुख कोण मतलब किसे कहते हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और उनके आमने सामने प्राप्त होने वाले कोण जो होते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो स्पष्ट है कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो प्राप्त होने वाले कोण जो होंगे वो कौन से कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो यहाँ पर एक रेखा खींची इस प्रकार से और दूसरी रेखा खींची, तो यहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हैं, इसको अपन ने O बिंदु से चिन्हित किया, एक रेखा L और एक रेखा M। तो यहाँ पे कोण 1 कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब कोण 1 कोण 2 के बराबर है। फिर इसके बाद कोण 3 कोण 4 के बराबर है। एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं तो प्राप्त होने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद होने पर जो आमने सामने के कोण होते हैं उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण के 2 समूह प्राप्त होते हैं, एक समूह कोण 1 और 2 से बन गया और दूसरा समूह कोण 3 और 4 से बन गया। तो निश्चित रूप से कोण 1 की माप यदि 45 अंश है तो कोण 2 की माप भी 45 अंश के बराबर ही प्राप्त होगी प्रत्येक स्थिति में। फिर इसके लिए देखें, जितनी माप इस कोण की होगी उतनी माप इस कोण की प्राप्त होगी अपने लिए। जैसे इसकी माप 135 अंश है
तो इस कोण की माप भी कितनी होगी 135 अंश। तो शीर्षाभिमुख कोण में विशेष कुछ नहीं है, परिभाषा के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं और जो आमने सामने कोण प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और दो रेखाओं के प्रतिच्छेद होने पर प्राप्त होने वाले आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। प्रत्येक स्थिति में आवश्यक नहीं कि चारों कोण बराबर हों, कहीं कहीं ऐसी संभावना मतलब प्राप्त हो सकती है। चारों कोणों के समान होने की संभावना तभी मतलब प्राप्त होगी जब दोनों रेखाएं लंबवत हों। क्यों? क्योंकि जब रेखाएं लंबवत होती हैं तो समकोणांतरित करती हैं। तो लंबवत रेखाएं अलग हैं लेकिन लंबवत रेखाएं भी प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो यहाँ पर जो चार कोण प्राप्त हो रहे हैं, जिस चारों कोण आपस में बराबर होंगे, उस चारों कोणों की अंशीय माप 90 अंश के बराबर होगी। लेकिन चारों कोणों की अंशीय माप समान या बराबर तभी संभव है जब रेखाएं लंबवत हों। अन्यथा की स्थिति में आमने सामने के कोण भर बराबर रहेंगे, मतलब कोण 1 कोण 2 के बराबर रहेगा और कोण 3 कोण 4 के बराबर रहेगा। प्रत्येक स्थिति में चारों कोणों का बराबर होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक स्थिति में चारों कोण आपस में बराबर नहीं रहेंगे। केवल और केवल एक ही स्थिति ऐसी है जब चारों कोण बराबर हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब रेखाएं लंबवत हों। जब रेखाएं लंबवत रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो निश्चित रूप से समकोणांतरित करती हैं। तो इस परिस्थिति के आधार पर यहाँ पर प्राप्त होने वाले चारों कोणों की अंशीय माप 90 अंश के बराबर होगी। तो शीर्षाभिमुख कोण में इतना अपन ने व्याख्या के रूप में उदाहरण लिए, रेखा चित्रों द्वारा आपको समझाया गया। तो जब भी परिस्थिति प्रश्न में आपको मिलेगी और आप रेखा चित्र आकृतियों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो कोण प्राप्त हो रहे हैं वो शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो इस अवधारणा को ध्यान से आप समझकर जब अपने मतलब अनुभव में उतारेंगे तो प्रश्नावलियों में दिए गए प्रश्न आपको बहुत सरल लगने लगेंगे। ठीक इसी के बाद जो तीसरे नंबर पे अपन ने बिंदु लिया है आज का, वह है बृहद कोण। बृहद कोण, और इसी को अपन बृहद कोण भी बोलते हैं। तो इस पे अपन देखें थोड़ा सा कि बृहद कोण और बृहद कोण क्या है और इसकी अंशीय माप हमें किन किन रूपों में प्राप्त होती है। मान लो एक यहाँ पे कोई बिंदु O है, जे A है और जे B है। तो यहाँ पे कोण 1 है और ये जो बाहरी भाग है इस प्रकार से, इसको अपन ने कोण 2 मान लिया। तो कोण 2 बृहद कोण है और कोण 1 के रूप में जो भी अंशीय माप दी जाती है उसी अंशीय माप के आधार पे अपन बृहद कोण को ज्ञात करते हैं। मान लो कोण 1 की माप 40 अंश है। अब इसकी माप 40 अंश हो गई तो इसका जो बृहद कोण निकलेगा अंशीय रूप में, मतलब कोण की अंशीय माप के रूप में, तो पूरा एक सर्कल जब अपन निर्मित करते हैं तो पूर्व की क्लासों में आपको बताया है कि वृत्त की संपूर्ण अंशीय माप 360 अंश होती है। वृत्त की जो संपूर्ण अंशीय माप होगी 360 अंश होगी। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, वैसे ही वृत्त की संपूर्ण अंशीय माप 360 अंश के बराबर होती है। तो यहाँ पर एक वृत्त की संरचना प्राप्त हो रही है। कोण जो 2 है वो दीर्घ चाप से निर्मित है, कोण जो 1 है वो लघु चाप से निर्मित है। तो दीर्घ चाप और लघु चाप की अवधारणा के आधार पर भी अपन बहुत सारे निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं कि ये लघु कोण है और ये दीर्घ कोण है। इस प्रकार की संभावनाएं लघु चाप और दीर्घ चाप के आधार पर अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब कोण 1 की माप 40 अंश है तो कोण 2 की माप ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 360 में से 40 अंश को घटा देंगे तो यहाँ पे प्राप्त होने वाला मान कितना हो जाएगा, 320 अंश। तो जो 320 अंश का कोण प्राप्त हुआ है ये बृहद कोण है। और बृहद कोण की अवधारणाओं में अपन ध्यान रखें कि बृहद कोण लघु चाप से निर्मित होता है और जो उसका मान कोण के रूप में दिया गया है वो इस प्रकार से अपन चिन्हित करके अज्ञात कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो बृहद कोण और बृहद कोण एक ही बात है। इन दोनों के उच्चारण करते समय मतलब प्रोनाउंसिएशन है जो उच्चारणगत अशुद्धि है
उसमें थोड़ा सा अपने लिए ध्यान रखना है कि बृहत् कोण और बृहत् कोण ये दोनों एक ही प्रकार के कोण हैं, केवल इनको अलग अलग नामों से परिभाषित किया गया है। तो जब भी अपन बृहत् कोण निकालें तो बृहत् कोण निकालने के लिए इसी स्थिति का प्रयोग करें। यहाँ पे देखें इस प्रकार से जी यहाँ पे प्राप्त होने वाला कोण 50 अंश है। अब जे बृहत् कोण की स्थिति है तो 360 में से 50 घटा देंगे तो अपने लिए बृहत् कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसके आगे एक नंबर 4 पर स्थिति दी गई है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण भी कोणों से जुड़ी हुई एक अवधारणाएं हैं। इससे संबंधित कुछ समस्याएं 9वीं गणित के पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, तो उनको ज्ञात करने के लिए प्रतिवर्ती कोण पे भी चर्चा करना आवश्यक है। आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि प्रतिवर्ती कोण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मान लो कोण ABC बराबर 40 अंश दिया है। अब कोण APC का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। कोण APC का प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो कोण ABC एक अलग बात है, लेकिन इसका प्रतिवर्ती कोण एक अलग बात है। दोनों अवधारणाएं गणितीय दृष्टि से अलग अलग हैं। कोण तो एक ही है, लेकिन कोण ABC एक अलग है और कोण APC का प्रतिवर्ती कोण एक अलग स्थिति है। तो जब भी किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जिस कोण का अपन प्रतिवर्ती कोण निकाल रहे हैं उस कोण की अंशी माप ज्ञात होना जरूरी है। अब जब उस कोण की अंशी माप अपने लिए ज्ञात हो जाएगी तभी जाके उसका अपन प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कर सकते हैं।